नमस्कार, प्रणाम। मैं सर्वेश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सर्व ज्ञान पर। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत दिन से व्यक्तिगत कारणों की वजह से चैनल पर कोई वीडियो अपलोड नहीं हुआ था, तो आज मन किया कि आज आपसे थोड़ा बात किया जाए, रूबरू हुआ जाए और परीक्षाओं के बारे में कुछ रणनीति बनाई जाए। विशेष करके बिहार की प्री की परीक्षा जो कि अभी संपन्न हुई है उसके बारे में बात किया जाए और आगे मेंस की जो परीक्षा होनी है उसके लिए क्या रणनीति अपनाई जाए, कैसे तैयारी की जाए, इस पर थोड़ा बात करने का आज मन था, तो इसलिए आपसे थोड़ा रूबरू हुए हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो कि अभी पसोपेस की स्थिति में हैं कि तैयारी शुरू करें या ना करें, तो उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, समय चाहिए होता है मेंस की तैयारी के लिए। तो मेंस की तैयारी के लिए बहुत समय हम लोग के पास बचा हुआ नहीं है, क्योंकि इतने बड़े सिलेबस को कवर करना रहता है, एक एक टॉपिक को ध्यान से पढ़ना रहता है, समझना रहता है और केस लॉज याद करने रहते हैं, प्रोविजंस दिमाग में सेट करने रहते हैं ताकि आप अच्छे तरह से उसको लिख सकें पेपर में। तो उसके लिए बहुत समय की ज़रूरत होती है। विशेष करके जीके जीएस का जो पेपर होता है, काफ़ी स्कोरिंग तो होता है लेकिन काफ़ी उसमें मेहनत की ज़रूरत भी होती है, बहुत सारे फैक्ट्स आपको याद करने होते हैं, तो इसलिए समय की ज़रूरत होती है और समय हम लोगों के पास बहुत नहीं बचा है, क्योंकि जून आधा अधिक ख़त्म हो चुका है। अभी ऑफिशियल आंसर की नहीं आया है, तो ऑफिशियल आंसर की के इंतज़ार में बहुत सारे लोग अभी भी बैठे हुए हैं। तो अभी बैठने का समय नहीं है, क्योंकि अक्टूबर अगर देखा जाए तो जो कैलेंडर है बीपीएससी का उसके हिसाब से अक्टूबर में एग्ज़ाम हो जाएंगे हम लोगों के मेंस के, और वो भी फर्स्ट वीक में ही, शायद 8 तारीख उसमें मेंशन किया हुआ है कि 8 अक्टूबर से एग्ज़ाम शुरू होंगे। तो बहुत समय हम लोगों के पास नहीं रहेगा मेंस की तैयारी के लिए, तो अभी से हम लोगों को उसके लिए लग जाना चाहिए। तो जितना मदद हो सकेगा हम उसके लिए चैनल के माध्यम से आपको करेंगे। जो क्वेश्चंस अगर लिखते हैं, अगर एक मॉडल क्वेश्चन हम अगर तैयार करते हैं, मॉडल आंसर तैयार करते हैं, तो उसको आपको अपलोड करेंगे, आपको दिखाएंगे और उसमें आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा। और हाँ, एक और बहुत अच्छी चीज़ है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा, आपसे शेयर करना चाहूँगा कि मैं पिछली बार चूँकि मैंने मेंस क्वालिफाई किया हुआ था, इंटरव्यू मैंने दिया हुआ था, तो मेंस की कॉपीज़ मैंने आरटीआई के थ्रू मंगाई हुई है, सर्टिफाइड कॉपी है वहाँ से। तो उसमें किस तरह से मार्किंग होता है बीपीएससी में, किस तरह से आपको नंबर दिए जाते हैं, तो इसका एक अनुमान आपको लग जाएगा। उसका मैं वीडियो जल्द आपके सामने अपलोड करने वाला हूँ। जल्द आप देखेंगे कि किस तरह से बीपीएससी ने कॉपी चेक किया हुआ है, किस तरह से मार्किंग हुई है, क्या गलती मैंने की है जिसके वजह से कॉपी में नंबर कटे हैं, तो उन सब चीज़ों को आप उसमें देख सकेंगे। तो इसलिए उसको हम जल्द आपके सामने अपलोड करने वाले हैं। और दूसरी बात यह है कि कट ऑफ को लेकर के आप ज़्यादा परेशान ना होइए। यूट्यूब चैनलों के माध्यम से, कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से जो आपको आंसर की बताए गए थे उसके हिसाब से अगर आपने मिलाया हुआ है और आप पिछली बार जो कट ऑफ आया हुआ था बिहार जुडिशरी का, उससे आप 5-10 नंबर भी अधिक पा रहे हैं, तो आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अनुमान ही केवल लगाया जा सकता है कि कितना कट ऑफ जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो चीज़ बता रहा है कितना कट ऑफ होगा, वो बस सिर्फ और सिर्फ अनुमान है। कितना जाएगा, घटेगा या बढ़ेगा, ये सिर्फ ऑफिशियल आंसर की आने के बाद ही और साथ ही साथ रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि आप यूपी की अभी परीक्षा संपन्न हुई है, यूपी की परीक्षा आपने देखा कि बहुत सारे लोग 250 के आसपास कट ऑफ का अनुमान बता रहे थे और अचानक से बहुत ज़्यादा कट ऑफ चला गया। अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में अभी एग्ज़ाम हुए हैं, वहाँ प्री की परीक्षा देने के बाद इस तरह से अनुमान लगाए जा रहे थे कट ऑफ के, तो जो अनुमान बताया जा रहा था उससे कम कट ऑफ चला गया। तो इस तरह से अनुमान चूँकि अनुमान ही होता है, सही होने की उसकी प्रोबेबिलिटी उतनी ही रहती है जितना किसी भी अनुमान का होता है। तो चाहे वो कट ऑफ के बारे में अनुमान हो, किसी चीज़ के बारे में, तो वो 50-50 होता है कि सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों का चांस एक बराबर हो सकता है। और सही एग्जैक्ट होने का तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई एग्जैक्ट होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि अनुमान अनुमान होता है और वास्तविकता वास्तविकता होती है। इसलिए 5 से 10 नंबर भी आप अधिक पा रहे हैं, चूँकि क्वेश्चन
देखा जाए तो थोड़े से मॉडरेट थे, इजी टू मॉडरेट थे। तो आप अगर देखते हैं तो थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ने का उम्मीद ज़रूर है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, या फिर अगर बढ़ता भी है तो क्या फ़र्क पड़ता है, पढ़ना बेकार थोड़ा ना जाता है। आप अगर पढ़े रहेंगे इस समय तो मेंस में आप अगर प्री में आप अगर सेलेक्ट होते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो अचानक से 2 महीने का समय मिलेगा, 2 महीने में आप क्या क्या कर लेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है, चूँकि पढ़ाई बेकार नहीं जाती है, जो भी चीज़ें आप पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं जा कर के आपके मस्तिष्क में स्टोर होती हैं और समय आने पे काम जरूर आती हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होता है तो कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछे जाएंगे तो आप उसमें बहुत अच्छा कर ले जाएंगे, जैसा कभी बिहार में हुआ है। बिहार के प्री में जो लोग क्वेश्चन रटने वाले जो लोग थे, उन लोगों का पेपर अपेक्षाकृत कम हुआ है। व्यक्तिगत अनुभव मैंने कई लोगों से जाना हुआ है, और जिन लोगों का कंसेप्ट अच्छा था उन लोगों ने बहुत अच्छा पेपर किया हुआ है। तो इस तरह से आप कंसेप्ट पे काम करिए। अभी जितना आप पढ़ सकते हैं, जितना फोकस कर सकते हैं उतना कीजिए। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि मेंस की तैयारी के लिए हम लोग थोड़ा सा सिलेबस उसका देख लेते हैं। तो सिलेबस देखने के बाद हम फिर आपसे बात, ये एक नज़र हम लोग सिलेबस पे डालते हैं। बिहार जुडिशरी का जो सिलेबस होता है उसको आप देखेंगे तो सबसे पहले उसको 3 भाग में आप बांट सकते हैं। एक तो वह पेपर होते हैं जिनको बस आपको पास करना ज़रूरी होता है, उनके नंबर आपको आपके फाइनल रिजल्ट में नहीं जुड़ते हैं। तो वैसे 2 पेपर हैं, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश और सामान्य हिंदी। तो ये 2 प्रश्न पत्र होते हैं। उसके बाद से कंपलसरी पेपर होते हैं जो कि सबको देना अनिवार्य होता है। इसमें आता है सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज 150 नंबर का। उसके बाद प्रारंभिक सामान्य विज्ञान जीएस का पेपर होता है 100 नंबर का। और उसके बाद से लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर होता है जो कि कंपलसरी पेपर होते हैं। ये सबको देना रहता है और सबको इसमें अच्छे मार्क्स लाने होते हैं, और इनके मार्क्स काफ़ी मायने रखते हैं आपके फाइनल मेरिट लिस्ट निर्धारित करने में। तो और उसके बाद से ऑप्शनल पेपर होते हैं, 5 ऑप्शनल पेपर दिए गए रहते हैं, जिसमें से आप 3 चुन सकते हैं, आपको आज़ादी रहती है, उसमें से आप कोई 3 चुन सकते हैं। तो इस तरह से 3 पार्ट हो गया। तो 3 पार्ट में आप एक बार थोड़ा सा हम इसको विस्तार से आपको बता दें कि सबसे पहले सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र आपसे पूछे जाते हैं। इसमें आपको मिनिमम जो 30 नंबर होता है वो पाना ज़रूरी रहता है, बस पास होना ज़रूरी है। एग्ज़ाम में आप अपीयर होंगे, पास होंगे, तभी जा कर के आपके आगे की कॉपी जो है वो आपसे चेक की जाएंगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इसमें अपीयर हों और 30 नंबर लेकर के आएँ। तो सामान्य हिंदी होता है, सामान्य हिंदी के क्वेश्चन पेपर का पैटर्न ये होता है कि निबंध 40 अंक के पूछे जाते हैं, फिर वाक्य विन्यास 30 नंबर के, और उसके बाद व्याकरण से 30 नंबर के प्रश्न रहते हैं। तो इसको आप आसानी से कर लेते हैं। तो इसके बाद आता है दूसरा पेपर जनरल इंग्लिश का। जनरल इंग्लिश भी 100 नंबर का होता है और ये 3 घंटे का समय आपको मिलता है। इसमें प्रेसी राइटिंग, लेटर राइटिंग और कुछ ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन भी आपसे पूछा जाता है। अगला है सामान्य ज्ञान का प्रश्न पत्र होता है। सामान्य ज्ञान का प्रश्न पत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है, 150 नंबर का प्रश्न होता है। इसमें जो टॉपर्स होते हैं देखा जाता है कि 120 प्लस तक उन लोगों ने पाया हुआ है नंबर। तो इसमें बहुत ज़्यादा नंबर आप मैथमेटिक्स की तरह नंबर इसमें आप उठा सकते हैं। 150 नंबर ये, उसके बाद से 100 नंबर का जो जनरल साइंस का पेपर होता है, इन दोनों में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। जनरल साइंस का जो क्वेश्चन पेपर होता है इसमें 70 प्लस तक लोग आराम से पा लेते हैं, 70 और 75 तक लोग पाए हुए हैं। बढ़िया अगर आप लिखते हैं तो बहुत अच्छा स्कोरिंग होता है। इसके बाद लॉ पेपर, चूँकि सब लोग लॉ पेपर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो एवरेज पेपर जाता है। एवरेज मार्किंग भी होती है उसमें, एवरेज नंबर आप बहुत अगर अच्छा लिखते हैं तो थोड़ा बहुत उसमें बढ़ा सकते हैं। लेकिन जीके जीएस जो है वो आपके रिजल्ट में एक बूस्टर का काम करता है और बहुत अच्छे से इसमें आप लोग नंबर गेन कर सकते हैं। तो ये रहा जीके का प्रश्न पत्र 150 का होगा।
समय 3 घंटे आपको मिलेगा। और उसके बाद एलिमेंट्री जनरल साइंस का पेपर होता है, ये पूर्णांक 100 होता है इसका, यानी 150 ये और 100 ये, 250 नंबर आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें भी समय 3 घंटा मिलता है। इसके बाद होता है साक्षर प्रक्रिया विधि, जिसमें 150 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें 4 चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। इसमें सीपीसी से 60 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी 30-30 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। बेसिकली देखा जाए तो 2 ही प्रश्न नहीं होते हैं, इन 2 में 2-2 करके और प्रश्न बटे रहते हैं, यानी सीपीसी से आपको 4 प्रश्न करना होता है। कभी कभी अधिक भी हो सकता है, छोटा छोटा करके टॉपिक आपसे पूछ लिया गया टिप्पणी करने के लिए, तो उससे अधिक भी टॉपिक उसमें हो सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से उसमें देखा जाए तो उसमें 2 क्वेश्चन पे आपसे पूछे जाते हैं, दोनों 30-30 नंबर के, यानी 60 नंबर से सीपीसी से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद आता है एविडेंस। एविडेंस से आपको 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, 25-25 नंबर के 2 प्रश्न रहते हैं। इसमें भी आपको 2 प्रश्न ऊपर से देखने में होते हैं, इसमें टॉपिक की संख्या अधिक हो सकती है। उसके बाद से होता है सीआरपीसी। सीआरपीसी में 20 नंबर के सीआरपीसी से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। एक मुख्य रूप से 1 क्वेश्चन रहता है, जिसमें 2 या 3 क्वेश्चन डिवाइड हो सकते हैं। तो सीआरपीसी से 1 क्वेश्चन आपको लिखना रहता है 20 नंबर का। उसके बाद से रहता है आर्बिट्रेशन, मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996, जिससे 20 नंबर का 1 प्रश्न इससे भी करना होता है। तो इस तरह से टोटल आपके हो जाते हैं 150। ये सामान्य साक्ष्य और प्रक्रिया विधि का प्रश्न पत्र होता है, जो कि कंपलसरी पेपर होता है। इसमें ऑप्शनल, इसमें छोड़ने का कोई ऑप्शन नहीं रहता है आपके पास। इसके बाद ऑप्शनल पेपर, 5 तरह के ऑप्शनल पेपर हैं, जिसमें सब में पूर्णांक 150 रहता है और सब में समय 3 घंटा मिलता है। और इनमें से 3, कम से कम 3 आप इसमें चूज करेंगे, कोई 3 आप ले सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो सबसे पहले आप इसमें जो पहला होता है वो होता है भारत की संवैधानिक एवं प्रशासनिक विधि, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो होता है वो होता है। उसके बाद संपत्ति अंतरण विधि और साम्य के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट होता है। इसके बाद होता है संविदा एवं अपकृत्य विधि। उसके बाद संविदा और कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट, ये भी 150 नंबर का पूछा जाता है। हिंदू विधि एवं मुस्लिम विधि, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ जो है इससे प्रश्न रहते हैं, ये अलग क्वेश्चन पेपर आपका बनता है। उसके बाद कमर्शियल लॉ का 1 पेपर होता है, यानी कुल मिलाकर के 5 आपको होते हैं ऑप्शनल पेपर, जिनमें से आप कोई 3 आपको चूज करना रहता है। मेंस के फॉर्म भरते समय आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन कौन सा ऑप्शनल रखेंगे। प्री में भी आपको पूछा गया था। आप चाहें तो मेंस के समय में जो प्री में आपने भरा हुआ था उससे आप चेंज भी कर सकते हैं, तो ऑप्शनल आप मेंस के समय भी निर्धारित कर सकते हैं। इसका ऑप्शन बिहार देता है। तो इस तरह से ये रहा पूरा पैटर्न आपके बिहार जुडिशरी का। तो ये रहा आपका सिलेबस। सिलेबस देखने के बाद एक आइडिया आपके दिमाग में डेवलप हो गया होगा कि कैसे हम लोगों को रणनीति बनानी है। आशा करते हैं कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए ताकि वो लोग भी लाभ प्राप्त कर सकें, और कमेंट करिए ताकि हमारा मनोबल बढ़े। और आपके लिए पेपर जो कि 31 बिहार जुडिशरी की कॉपी है वो हम आपके लिए लेकर के आएँ, और भी प्रोविजंस और भी मटेरियल जो कि उपलब्ध हो सकेगा मेंस के लिए, जितना हमसे संभव हो सकेगा आपके लिए ज़रूर करेंगे। और आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए, बार बार आपसे यही विनती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।